नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बस चालक के बेटे से आप सीएम का सफ़र तय किया, इस सफ़र का ज़रा अनुभव बताइए आप। मेरे फादर तो 81 में थे जी, मेरा राजनीतिक सफ़र तब शुरू हुआ था, उसमें रिटायर हो गए थे। उसमें बस चालक का मतलब होता चूँकि था कि अखबारों की सुर्खियों में था कि आप। हाँ 81 में थे। तो उसके बाद हमारी राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति राजनीति में होता है उसको आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की पथरीली रास्तों को पार करना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से मैं छात्र संगठन में राजनीति करता करता एनएसयूए का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, युवा कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, एनएसयूए का स्टेट प्रेसिडेंट बना, कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बन गया, डीआर बना यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए, फिर काउंसलर का चुनाव लड़ा, काउंसलर का चुनाव जीत के फिर युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, फिर एमएलए बन गए, 2003 में एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद फिर हम फिर दोबारा एमएलए बन गए, फिर प्रेसिडेंट बन गए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और उसके बाद चेयरमैन बने कैंपेन कमेटी के। और आज सीआर से लेकर सीएम तक का सफ़र की जो दास्तां है वो इस प्रकार है। हिमाचल से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं, लेकिन वहाँ आपने किस तरह से बीजेपी को मात देने में सफलता पाई? देखिए, हम पूरी कांग्रेस इकट्ठी होकर चुनाव लड़ी और इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ वहाँ। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जो ये मांग होती थी कांग्रेस पार्टी में कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, हिमाचल प्रदेश उसका सबसे सक्षम उदाहरण है जहाँ किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया, और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ का निशान ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और उसके बाद जो विधायक चुनकर आएंगे वो फैसला करेंगे। विधायक चुनकर आए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। एक खबर आई थी वहाँ पे कि कुछ विधायक आपके साथ अंडरग्राउंड होंगे, क्या सच था वो या अफवाहें थी केवल? नहीं नहीं, कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। अब कोई कहीं किसी स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो अंडरग्राउंड की क्या बात होगी। होता ही है, जब जीत कर आते हैं तो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जैसे मेरे पास आ गए 24-25 विधायक आ गए, हमने इकट्ठा लंच किया और उसके बाद हमारी मीटिंग थी। हमीरपुर जिला में पूर्व मुख्यमंत्री थे, फिर वहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पे कैसे जीत गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी की आपस की बहुत बड़ी गुटबंदी थी वहाँ। धूमल ग्रुप अलग था, नड्डा ग्रुप अलग था, जयराम ग्रुप अलग था, और हमारे वहाँ ऐसा ग्रुप था नहीं। हमारे वहाँ ग्रुप ने ये मान लिया कि अगर हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। तो हम वास्तविकता तौर पर इकट्ठे होकर चुनाव वहाँ से लड़े और हमने चुनाव जीता, और ये पार्टी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ पे चुनाव कैंपेन कमेटी में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जी थे, राजस्थान से सचिन पायलट जी आए थे, क्या इन लोगों का फ़ायदा मिला क्या वहाँ प्रचार, या राजीव शुक्ला जी थे? नहीं, सब लोगों का फ़ायदा मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे को श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मिला। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि आप यहाँ चुनाव प्रचार कीजिए, आपका हिंदुस्तान में कहीं घर नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और पूरे हिमाचल प्रदेश में 11-12 रैली की, और जहाँ उनकी रैली गई वहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी और सारी की सारी सीटें हम वो चुनाव में जीत गए। हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगता हुआ स्टेट है, पंजाब में बहुत नशाखोरी है, नशा। हिमाचल में कई बार ये मांग उठती है वहाँ के युवा, उसको नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? हिमाचल सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, अभी हमने 100 दिन की सरकार हुई है, हमने नशाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं, और नशाखोरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए इस विधानसभा का जो सत्र था उसमें हमने संकल्प पारित किया, क्योंकि उसके एक्ट में एक प्रोविज़न करना पड़ेगा कि जो नशा के सौदागर है, जो नशा बेचते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कैसे जब्त किया जाए। उस संदर्भ में कानून का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हमने विधानसभा में वो पारित करके इसको केंद्र सरकार के पास भेजा ताकि हमारे को उसकी पावर मिले। एक आपने स्कीम अनाथ बच्चों को लेकर लागू किया, वो स्कीम्स क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाया 101 करोड़ रुपए के लिए। कारण क्या था? जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके माता नहीं होते, जिनके पिता नहीं होते, उनके मन में एक भावना होती है,
और समाज के कई लोग उन पर दया करते कि चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। तो ये और पढ़ाने के टाइम कई बार उसकी बच्चे के मन में एक ही आशा रहती कि मेरे जो मुझे पढ़ाने वाला है मेरी फीस कब जमा करवाएगा, कब नहीं करवाएगा। हमने उस दृष्टिगत को पहचाना, उस दृष्टिकोण को पहचाना और ये फैसला किया कि ये बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को ये अधिकार दिया कि आपकी शिक्षा की और हॉस्टल का और पॉकेट मनी का सारा खर्च सरकार उठाएगी। यानी कि 4000 रुपये उन्हें हर महीने उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए पॉकेट में नहीं मिलेगी, हॉस्टल की फ़ीस मिलेगी अलग से, पढ़ाई की फ़ीस मिलेगी अलग से, या और कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सब चीज़ें मिलेगी अलग से। और साल में एक बार घूमने का मौका भी मिलेगा, बाई ईयर जाने का मौका मिलेगा और 3 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा। 27 साल तक उसको पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जब वो 27 साल का हो जाएगा तो उसको एक जगह भी अलॉट करेगी, उसको मकान बनाने के लिए जगह के पैसे भी देंगे। ऐसी स्कीम और स्टेट्स में है क्या? नहीं, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार ही माता, सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के नाम से ये स्कीम बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में और क्या सरकार कदम उठाने जा रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश का जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर हम उस प्रकार के उद्योग स्थापित करने चाहते हैं जो हिमाचल की जलवायु और वातावरण को दूषित न करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ग्रीन स्टेट बनाने की बात की गई है। ग्रीन स्टेट में हम स्कूटी से लेकर, ट्रक से लेकर, बस से लेकर, कमर्शियल टैक्सियों से लेकर हम 50% का अनुदान देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर किसी के 1 करोड़ की बस आती तो सरकार 50 लाख रुपया देगी और 1 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का लगाने के लिए 40% का अनुदान देने की बात की गई है। हिमाचल और केंद्र सरकार के बीच पिछले 1 दशक से एक स्कीम्स को लेकर विवाद चल रहा है लगातार कि जो शेयरिंग है, पहले सरकार की 90 और 10 और 90 का होता था, 80-20 का होता था, वो घटा के अब शायद 50-60 का ऐसा कर नहीं, दिया कुछ है। योजनाओं में आप बात सही कह रहे क्या हैं। ऐसा अभी भी ऐसा विवाद है या खत्म हो गया है? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। कुछ योजना में 60-40 और कुछ योजना में 90-10 है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा विवाद चलता रहा था कि हमें भी 90-10 में कंसीडर किया जाए। कुछ योजनाएं 60-40 के तय चल रही है। उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम उस दृष्टि सरकार हमारी बात को समझ रही है और कई योजनाओं में हमें 90-10 की प्रस्तुति सैंक्शन कर रही है। जो स्पेशल स्टेटस से भी मिला हुआ है ना हिमाचल को? नहीं, हिमाचल को अभी स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ी राज्य होने का फ़ायदा ज़रूर होता है। क्योंकि वहाँ से पहाड़ी राज्य में ना ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, सामान महंगा पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग महंगी पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से 90-10 का कुछ योजनाओं में हमको फ़ायदा हो जाता है। पिछले दिनों आप पंजाब के सीएम से मिले सेस को लेकर, उस पर क्या आप कोई वार्ता पहल नहीं, आगे बढ़ी क्या? हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हमने कोई पानी पर सेस नहीं लगाया, हमने जनरेशन पर सेस लगाया है, जो कि हमारा अधिकार है। ये कोई एक ही राज्य में नहीं लगा, ये सिक्किम में लगा हुआ, ये उत्तराखंड में लगा हुआ, ये जम्मू कश्मीर में लगा हुआ। हमने कहा कि नदियों में बहता हुआ पानी जो हमारा बहता हुआ सोना कहलाता, उसका कुछ शेयर हमको भी मिलना चाहिए जनरेशन के तौर पर, उस तरह से लगाया। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये किसी भी पंजाब में बहते हुए पानी पर कोई टैक्स नहीं है। ये जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल के, उन पर सब पर लगा है। इसको लेके बातचीत हुई? इनको लेके बातचीत है। अब कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, आप कोई विवाद नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को लेके एक सवाल, चूंकि हर सीएम्स में आते हैं कि सरकार की हावी रहते हैं, और चूंकि आपका पहली बार का मामला है, तो कैसा आपका पकड़ है या नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो से बातचीत करके, चर्चा करके, राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे फैसले होते हैं उसको अमली जामा पहनाना है, धरातल पर लाना है, और वो हम करवाते भी है। जब बजट होगा, पैसा होगा, तो ब्यूरोक्रेसी में कोई अड़चन नहीं आती। क्योंकि लगभग हर स्टेट्स गवर्नमेंट्स में ये आरोप लगते हैं विपक्ष की ओर की ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, नहीं, ये गलत बात है। देखो, ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन होते हैं? जो इलेक्टेड मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं। अगर हम सही योजना के लिए सही बजट उपलब्ध करवाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी धरातल में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ब्यूरोक्रेसी को के साथ ही सामंजस्य बढ़ाकर आगे बढ़ा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसा तालमेल चल रहा है? बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है। जो योजना आ रही है, हम योजनाओं का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं।
ये ठीक है कि हम कांग्रेस की सरकार है, थोड़ा बहुत आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत हिच रहती है। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि सेंटर से असहयोग मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगा, अभी तो मेरे को खुद 100 दिन हुए। जब मैं योजनाएं भेजूंगा तब असहयोग की बात होगी, तब मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। और राहुल गांधी को लेके अभी जो मामला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो। और आज की डेट में विपक्ष कौन सी है? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। अगर प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और ये सोचा जाएगा कि सत्ता में रहने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को डिसक्वालीफाई कर देंगे, तो क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। रीजनल पार्टी तो छोटी छोटी है कि एक प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, बाकी जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी के तो सारे प्रदेशों में वजूद है ना। तो इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र से एक आवाज़ को तो दबाया जा सकता है, लेकिन एक विचारधारा को नहीं दबाया जा सकता। वो कांग्रेस की विचारधारा है। राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला कौन सा व्यक्ति है जिसके जरिए आप ये सफर तय किया? नहीं, लगनशीलता होती है। जिसको काम करने का मादा हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको काम करना है तो आपका ध्यान उसी तरफ जाता है। तो मेरा ध्यान राजनीतिक दृष्टिकोण से है, इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, पड़ोस में रह के इसका काम कर दो, उसका काम कर दो। तो ये मादा था। तभी मैंने काउंसलर 17 साल की उम्र में सीआर का चुनाव लड़ लिया, और जब मैं 25 साल का हुआ तो मैंने काउंसलर का चुनाव जीत लिया शिमला से। हाँ। हाँ, तो 2 बार मैं काउंसलर रहा हुआ। तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। जब आप शिमला में पार्षद थे और उस समय के पहले जस्ट शायद वहाँ पे आई थी सत्ता में कांग्रेस, उसके बाद से आज तक कांग्रेस आई नहीं, और अब सीएम है, अब वहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो उसको आप किस रूप में चुनौती मिल रही है? क्या कांग्रेस एक बार फिर आपके जरिए सत्ता में आएगी वहाँ नगर निगम में? हाँ, नगर निगम का चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 100 दिन में जो हमारी सरकार है उसने जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने की कोशिश की है। अब देखिए, सफलता का पैमाना तो 5-4 साल बाद पता लगेगा, लेकिन अभी 100 दिन की सफलता का पैमाना इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी पता लगेगा। मेरा ये मानना है कि हमने ईमानदारी से और सच्ची निष्ठा से दिन रात मेहनत करके कांग्रेस सरकार में काम किया है। ओपीएस दिया है, महिलाओं को 1500 रुपये की पहला चरण की हमने किश्त दी है, और जो आर्थिक हालात हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके अनुसार हम ठीक काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार लाएंगे। तो आपने अभी आर्थिक हालात की बात की, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने वहाँ पे किस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं या अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कोई कैबिनेट सब कमेटी बनाने रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से? नहीं, हमने तो रेवेन्यू जनरेशन का कार्य शुरू कर दिया, पहले दिन से कर दिया था। ऐसा नहीं है, हमने तो पहले दिन से कर दिया था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारी तो हालत बहुत बदतर होने वाली है। अभी भी बदतर है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपये का कर चढ़ा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति पर, और 75,000 और 11,000 करोड़ के अलग से देनदारियाँ हैं। उसके बाद हमने अभी अपने रिसोर्स बनाने के लिए हमने जो शराब के ठेके थे उसकी नीलामी की, और उसमें 40% की ग्रोथ आई, जबकि पिछली सरकारें 10% की ग्रोथ लेती आई थी। और इसके बाद हमने वाटर सेस लगाकर रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की है, और कई चीज़ें हैं जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सुदृढ़ होगी, और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा। ये आपने अभी जो बात किया, ये रेवेन्यू जनरेशन की बात मतलब वीरभद्र सरकार के समय से चली आ रही है, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय कमेटी बनाई गई नहीं, थी। 40 साल बाद नई व्यवस्था आई है। 40 साल बाद इस बजट को आप देखेंगे तो नई तरह का बजट है। ऐसे बजट प्रस्तुत नहीं किए जाते। स्कीम वाइज बजट हमने प्रस्तुत किया है, और इस नई व्यवस्था के तहत हम ये मानते हैं कि ये सही दिशा में हमारा पहला बजट है। अगर हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो 4 साल का हमारा टारगेट है। हाइड्रो में हम बड़ी आगे जा रहे हैं, सोलर में बड़े एग्रेसिवली हम जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में हम जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन महंगी पड़ती तो ग्रीन अमोनिया में हम जा रहे हैं। इस दृष्टि से हम युवाओं को कैसे रोज़गार मिले तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जा रहे हैं। सोलर एनर्जी के 1 मेगावाट तक के जो गांव में गरीब आदमी है उसको हमने 40% की सब्सिडी दी है। तो हम अपनी बिल्कुल ढंग से अपनी ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मिले,
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उस तरह का ये बजट है। तो जैसे अभी आपने बताया आर्थिक हालात खराब है, तो जो पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, उसमें आपको अड़चन नहीं आ रही है क्या? नहीं, हम पुरानी पेंशन स्कीम अपने रिसोर्सेज से लगाएंगे कि अड़चन क्या की आएगी। केंद्र ने तो मना कर दिया देने के लिए। केंद्र ने हमारा 9,000 करोड़ रुपया देने से मना कर दिया, फिर भी हम 1 अप्रैल से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, और निश्चित तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम से हमारा मकसद सामाजिक और मानवीय है, ताकि बुढ़ापे में उनका एक अश्योर्ड इनकम होनी चाहिए। इकट्ठा पैसा मिलता है तो खर्च हो जाता है, इसलिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अब सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएगी और उसके पास इतना बजट नहीं है कि दे पाएगी। नहीं, विपक्ष को कहने को कुछ नहीं है। जब विपक्ष को कहने को कुछ नहीं, तो इसी प्रकार के लगेगा वादे को पूरा नहीं कर पाएगी। वही अधिकारी है, हमने तो वादा पूरा कर दिया, अब तो जीपीएफ इस महीने से करना शुरू हो जाएगा। आपने अभी एक सुखाश्रय योजना लागू किया, आपने सुखाश्रय अपने नाम पे कर लिया, इसके बजाय आपने राजीव गांधी जी के नाम पे क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष, यार हैप्पीनेस नाम है। राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी डेवोटी स्कूल है, इंदिरा गांधी जी के नाम से हमारी नई योजना आ रही है। ये किसी के नाम से नहीं है। मेरा नाम आपको पता क्या है, इसलिए आप इस चीज़ को नहीं। हाँ, क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाँ, तो फिर उस नाम से नहीं है ना। आप लेकिन इस पे विपक्ष की ओर से कहा गया था। नहीं, विपक्ष की ओर से ये नहीं किया गया था। ये तो एक कहावत जैसी बना दी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अनाथ बच्चों की कहावत है। हाँ जी। अच्छा, हैप्पीनेस को लेके आपने जोड़ा है। तो अभी सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों की जगह खाली है, इसको आप कब तक भरने जा रहे हैं? ये आगे भरने जाएंगे, निश्चित तौर पर इसको भरेंगे। जब समय आएगा, समय के अनुसार इस कैबिनेट मिनिस्टरों को भी भरा जाएगा। कांगड़ा इतना बड़ा जिला है, वहाँ से सिर्फ एक ही मंत्री हैं। नहीं, ये कोई जो कांगड़ा मंत्री की बात है, वो मैं तो खुद कांगड़ा से हूँ, तो इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। धर्मशाला से भी एक मंत्री हैं शायद ना? नहीं, एक कांगड़ा से बहुत रिप्रेजेंटेशन मिला, मैं खुद कांगड़ा से मंत्री हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जब कांगड़ा का तो वहाँ पे सुधीर एकमात्र ऐसे मंत्री हैं, सुधीर शर्मा जी, शायद पिछले सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उनको बनाया नहीं। क्या कारण रहा होगा? आप ऐसी कोई कारण नहीं है, सब ठीक है। डिप्टी सीएम से आपकी कैसी चल रही है अभी दोस्ती? नहीं, तो कोई आपके पास कोई खबर है? मतलब ऐसी, मतलब वहाँ चर्चा है हिमाचल में? चर्चाएं तो चलो, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चर्चा है। आपके पास कोई खबर है तो बताना। तो स्टेट में और कौन कौन सी नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा होने जा रही है? देखो, पब्लिक को तो फ़ायदा होगा। जो हमारा बजट है, उस बजट के अनुसार से हम लोगों की दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य है मार्च 2026 तक, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें कार्य कर रहे हैं। 2024 में इलेक्शन आने जा रहा है लोकसभा का, उसके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? नहीं, वो तो आने वाले समय में बताएंगे। 2024 का भी एक साल है, और निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छा कार्य कर रही है, लोगों को साथ लेकर चलेगी। कुछ संस्थानों को आपने डी नोटिफाइड भी किए थे। कुछ संस्थानों को डी नोटिफाई किया, वो बात सही है। वो संस्था स्कीम कोई बंद नहीं की, संस्थान डी नोटिफाई किए इसलिए कि 6 महीने पहले 920 संस्थान खोल दिए, जिस पर 5,000 करोड़ रुपया खर्चा आना था। अब 5,000 करोड़ रुपये खर्चा आना था, 4.5 साल तक तो कोई संस्थान खोले नहीं। राजनीतिक दृष्टि से और चुनावों की दृष्टि से जब संस्थान खोले गए तो ना उसमें अध्यापक था। अब बाढ़ वाई के सारे CSC तो चला नहीं सकते, तो इस दृष्टि से कौन से हमने डी नोटिफाई किए, और जहाँ नीड होगी वहाँ हम खोलेंगे। तो धन्यवाद, आपने हमारे से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।